ठीक है, देखो तो पैरेलल मिरर्स के बाद, अब आप डिस्कस करोगे इमेजेस बाय परपेंडिकुलर मिरर, पैरेलल एंड देन उसके बाद आएगा परपेंडिकुलर। तो अगर हमारे पास परपेंडिकुलर मिरर हो तो कैसे इमेजेस बनेंगी इस बात का ध्यान देते हैं। परपेंडिकुलर मिरर्स, देखिए लेट्स से कि जो आपकी मिरर्स हैं वो इस तरीके से हैं, ये हमारा मिरर 1 है और मिरर 2 इसके परपेंडिकुलर है, दो मिरर्स हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसको हमने अपना मिरर 1 कह दिया और किसी का आंसर आ गया है, प्रवीण, परफेक्ट। और ये M2। तो ऐसे करके इनकी बैक साइड पर पॉलिशिंग हो जाएगी। और मान लें ऑब्जेक्ट इनके बीच में कहीं पर है, ठीक है, यहाँ कहीं पर कोई एक ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पर। मैं यहाँ पर एक करेक्शन कर रहा हूँ यार, ये M2 की जगह पर मैं M1 करूंगा और M1 की जगह पर M2 कर दूंगा। ये कोई लॉजिक नहीं है, बट वैसे ही M1 और M2। और जो ऑब्जेक्ट नंबर O है, लविश सही है, वो वान्या करेक्ट, वान्या बिल्कुल सही है। लेकिन अब मेरा पॉइंट सुनो, देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ ना कि जब ये दो परपेंडिकुलर मिरर है तो थोड़ी देर के लिए आप मेरी बात सुने। हम लोग मिरर 1 को थोड़ी देर के लिए कोऑर्डिनेट वाला एक्स एक्सिस मान लें और मिरर 2 को थोड़ी देर के लिए अपनी कोऑर्डिनेट का वाई एक्सिस मान लें, थोड़ी देर के लिए। ऐसे में जो ऑब्जेक्ट होगा उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना। ऑब्जेक्ट के यहाँ पर अगर आप इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से दिखाओगे तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। सपोज करिए कि इसके कोऑर्डिनेट्स a, b है, दैट्स ऑल, मतलब ये मान के चल रहे। अब आप लोगों ने आंसर दिया कि 3 इमेजेस बनेंगी, ठीक है। वान्या ने आंसर दिया है, प्रवीण ने आंसर दिया है कि नंबर ऑफ इमेजेस 3 होंगी, ठीक है, बिल्कुल सही है। कैसे होंगी 3 इमेजेस, कैसे बनेंगी वो देखिएगा। सबसे पहले एक रे आप लाओगे M1 पर, रे इज ऑन द M1 and then another ray on M1. So 2 rays are incident on M1. These 2 rays will be reflected back. तो ये रिफ्लेक्ट हो गया और यहां से भी वापस रिफ्लेक्ट हो गए, ये रिफ्लेक्ट हो गए। अब जो ये दो रेज रिफ्लेक्ट हुई हैं आपकी, इन दोनों को हम क्या करेंगे, बैक साइड पर एक्सटेंड करेंगे। तो ये दो रिफ्लेक्टेड रे आपने बैक साइड पर एक्सटेंड की, ठीक है। इन दोनों को जब आप बैक साइड पर एक्सटेंड करोगे तो आपको फर्स्ट इमेज आपको क्लियरली यहाँ पर दिख जाएगी कि पहली इमेज कहाँ पर बनेगी, अगर आप इन दोनों को बैक साइड पर एक्सटेंड करते हो। और जितने लोग को समझ आ रहा है वो मुझे ये बताएं कि ये दोनों रेज जब पीछे की तरफ इंटरसेक्ट कर रहे हो तो जहां पर भी ये इमेज बन रही है, पहली इमेज, क्या कोऑर्डिनेट होने चाहिए इसके, इमेज 1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए आपके हिसाब से, बताओ अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो। क्योंकि प्लेन मिरर प्रॉपर्टी के हिसाब से मिरर से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मैथमेटिक्स में y कोऑर्डिनेट है, b है, उतना ही डिस्टेंस इमेज का होगा b का। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मैथमेटिक्स के क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से, हाँ, अनुष्का, युवा, लविश त्रिपाठी, प्रवीण मिश्रा, अश्विका, आदर्श, अरे वाह बहुत बढ़िया युवा, सभी का आंसर बहुत बढ़िया है, शाबाश। तो मुझे समझाने की नीड नहीं पड़ रही, इसका मतलब परफेक्ट, बहुत अच्छा। तो ये आप कह सकते हो कि ये कोऑर्डिनेट a, -b है। जैसे पीछे मैंने ना उनकी लोकेशंस बताई थी, तो यहाँ पर लोकेशंस को मैं कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दूंगा। परपेंडिकुलर मिरर में आप इमेजेस की लोकेशन उनके कोऑर्डिनेट्स के थ्रू बताओगे कि किन किन कोऑर्डिनेट्स पर इमेजेस बनेंगी। ये पहली इमेज हुई, आगे क्या होगा, सिलसिला तो यहाँ खत्म नहीं होगा। तो ये जो रे रिफ्लेक्ट हुई थी, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो रे आपने यहाँ पर रिफ्लेक्ट की थी, ये रे रिफ्लेक्ट करने के बाद आगे जाकर के मिरर M2 पर जाएगी। तो मैं इसको M2 पर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको M2 पर लेके जा रहा हूँ। और M2 पर जाने के बाद मिरर M2 इसको वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन अब याद करना, ठीक है, याद करिएगा, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर इरेज करना पड़ेगा, अदरवाइज डायग्राम सही नहीं होगा। तो थोड़ा सा
चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, रुको। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो आप रे लेके जाओगे, याद करिएगा ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर कि दो परपेंडिकुलर मिरर्स में सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट जाती है, सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पहले वाले मिरर पे इंसिडेंट रे के एग्जैक्टली पैरेलल जाती है। मतलब क्या कहना था, मुझे याद करिएगा, आप स्टेटमेंट ध्यान करना कि अगर आप इसको कोई ए पॉइंट देते हो नाम, और इसको कोई बी पॉइंट नाम देते हो, और इसको कोई सी पॉइंट नाम देते हो, तो लाइन बी सी विल बी पैरेलल टू लाइन ओ ए। बिकॉज याद करो, दो परपेंडिकुलर मिरर्स में जो टोटल डेविएशन आता था वो 180 डिग्री का डेविएशन आया था। ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर जो था, उसमें डिस्कस हुआ था ये। दूसरी रे कौन सी लाओगे, सेकंड रे कौन सी लाओगे, तो ध्यान से देखना। मैं एक और रे लाऊंगा तो मेरी एक और रे मिरर M1 पे होगी। ओहो, एक सेकेंड, मेरी एक और रे मिरर M1 पर आएगी, मान लो ऐसे। ये रे भी रिफ्लेक्ट होगी, ये रे भी रिफ्लेक्ट होकर के मान लो ऐसे जाएगी, ठीक है। और ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जब बी पर जाएगी और वहां से फिर रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, इस तरीके से। तो अगर मैं यहां पर इसको कुछ अलग नाम दे दूं, अगर मैं इसको ए डैश का नाम दे दूं, पॉइंट ए डैश है, और इसको पॉइंट बी डैश का नाम दे दूं, और इसको पॉइंट सी डैश का नाम दे दूं, तो आप ये कहोगे कि बी डैश सी डैश जो है वो पैरेलल होगा ओ ए डैश के। ये भी आप कहोगे, बिकॉज 90 डिग्री पर मिरर है, 180 डिग्री की डेविएशन होगी। तो अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, आपका जो लाइन ओ ए है, इसके पैरेलल लाइन बी सी है, इसके पैरेलल है, और जो लाइन ओ ए डैश है उसके पैरेलल बी डैश सी डैश है। कहने का मतलब ये है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट और ये जो ओ है, दैट मीन्स मेरा बात कहने का ये है कि अगर मैं लाइन बी सी और लाइन बी सी डैश को बैक साइड पर एक्सटेंड करूं, थोड़ा डायग्राम गलत हो गया, डायग्राम पहले सही करने दो, ये यहाँ पर मिस्टेक हुई है डायग्राम में इसकी। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सही करना पड़ेगा, ये रे गलत गलत डायग्राम में चला गया है, ये डायग्राम कुछ ऐसे होगा। हाँ, ये ठीक था। अब मेरा कहने का मतलब है कि ये जो रेज आपकी दिख रही हैं ये ऐसे, इनको बैक साइड पर लाओगे, तो जब इनको बैक साइड पर लाओगे ना तो क्या होगा, देखो इनको जब आप बैक साइड पर लाओगे तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, और ये दोनों आकर के किसी न किसी पॉइंट पर मिल जाएंगे। अब यार ये आपको समझना है एक पॉइंट, आपको एक पॉइंट ये समझना है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा आपको, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा, ये एग्जैक्टली ओ के अपोजिट आकर के आपको मिलेगा, यानी इसको ओ डैश नाम दे सकते हो। ये पॉइंट थोड़ा सा आपको अपने लेवल पर कन्विंस करना होगा, आपको अपने लेवल पर कन्विंस करना होगा कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। और मैं इसका आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा, बहुत आसान तरीका आप कर सकते हो। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूं, देखो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आपका ये ओ ए लाइन है, देखिए जो लाइन ओ ए है, ये लाइन, इसके पैरेलल में ये लाइन है, इसके पैरेलल में लाइन बी सी है, ये लाइन, और जो ये आपकी ओ ए डैश लाइन है, जो ये आपकी ओ ए डैश लाइन है, इसके पैरेलल में आपका ये लाइन है बी डैश सी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स, हाँ युवा ओ डैश थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा। यही तो मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे होगा, ये समझने वाला पॉइंट है, ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है कि ये हुआ कैसे, है ना। ये चीज समझने वाला पॉइंट है कि ये होगा कैसे, क्योंकि ये 180 डिग्री का डेविएशन है ना यार। हाँ अश्विका बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
अश्विका का आंसर सही है। 180 डिग्री डेविएशन है ना, तो आप इस स्टेटमेंट को ही सुन लो, आप 180 डिग्री डेविएशन की स्टेटमेंट को ही सुनो। तो पॉइंट ओ जो है वो 180 डिग्री पलट गया, 180 डिग्री पलट जाएगा। मतलब आपके पास एक पॉइंट है, उससे दो रेज आ रही हैं ऐसे। अब ये दोनों रेज अपने अपने डायरेक्शन से 180 डिग्री पलट गई, अपने अपने डायरेक्शन से 180 डिग्री पलट गई। मतलब जो ओ ए है ये पलट गया और ओ ए डैश पलट गया, लेकिन पलट करके ये दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह पर। मतलब ये जो ओ ए डैश देख रहे हो, इसके पैरेलल लाइन आपको यहां मिल गई, ओ ए डैश के पैरेलल लाइन बी डैश सी मिल गई, और ओ ए के पैरेलल लाइन आपको यहां मिल गई, ओ ए के पैरेलल लाइन यहां मिल गई, जिसको बी सी कह रहे हो। तो मैं कह रहा हूं कि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा आपको, वो ओ के जस्ट अपोजिट जाके मिलेगा, क्योंकि 180 डिग्री का रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर, 180 डिग्री पलट रहे हो आप। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसका 180 डिग्री जब पलट दोगे, तो आपको पॉइंट ओ डैश जो मिलेगा वो मिलेगा एट अ कोऑर्डिनेट ऑफ -a, -b। इस बात को बच्चा अपने लेवल पर समझो, इस बात को कन्विंस करने की कोशिश करना। अगर फिर भी किसी को दिक्कत हो तो प्लीज बता देना इसमें, क्योंकि ये ओ डैश पॉइंट जो है ये इंटरसेक्शन ऑफ रेज है विच आर 180 डिग्री रिफ्लेक्शन, विच आर एट 180 डिग्री टोटल रिफ्लेक्शन। तो पॉइंट ओ से 180 डिग्री पीछे आओ, ठीक है। तो ये दो इमेजेस बनी। दो इमेजेस कैसे बनी? इमेज वन बनी है, इमेज वन इज बाय रिफ्लेक्शन एट m1। और इमेज टू कैसे बनी है? ओ डैश वाली, ठीक है ना, ओ डैश वाली। दिस इज ऑल्सो इमेज विच इज बाय डबल रिफ्लेक्शन। उसमें डबल रिफ्लेक्शन कहां पर हुआ है? दूसरा रिफ्लेक्शन डबल रिफ्लेक्शन में कहां पे हुआ है? उस डबल रिफ्लेक्शन में पहले किस पे हुआ है? तो फर्स्ट m1 पे, और फिर किस पे हुआ? तो देन m2 पे। तो एक सिंगल रिफ्लेक्शन से हो रहा है बाय सिंगल रिफ्लेक्शन, और एक डबल रिफ्लेक्शन। ये दो इमेजेस बन गई इसकी। अब ऐसे ही अगर रे पहले मिरर m2 पर जाए, रे पहले मिरर m2 पर जाए, तो किस तरीके के इमेजेस बनेंगे देखो। अगर यही प्रोसेस चला और वापस इसी डायग्राम को आप ऐसे बनाओ, देखिएगा ये आपका y एक्सिस था, ये x एक्सिस था, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था a, b उसके कोऑर्डिनेट्स थे, और ये वो मिरर थी। अब अगर एक काम करें कि रे को पहले आप m2 पर लाओ, ये आपका मिरर m1 है और ये आपका मिरर m2। तो रे अगर पहले m2 पर जाए, देखो, तो यहां पर एक रे आई मान लो ऐसे, फिर ये वापस इस पे चली जाएगी, फिर एक और रे दिखा दो यहां पर, चाहो तो दो रे कम से कम दिखाओगे। ये वाली रे वापस इधर आ गई, तो पहली वाली इमेज कहां पर बनेगी? पहली वाली इमेज, तो पहली वाली इमेज जो बनेगी वो तो इन दो रिफ्लेक्शंस के पीछे बनेगी। आपको इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाना पड़ेगा, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाना पड़ेगा, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जब बनेंगी तो ये आपको एक I3 इमेज देंगी विच इज बाय सिंगल रिफ्लेक्शन एट m2। और इसके कोऑर्डिनेट्स जब निकालोगे ना, तो ये डिस्टेंस बराबर आएगा आपका, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम हो गया। और अब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, तो जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे तो I3 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -a, b। लेकिन जब ये फिर से m1 से रिफ्लेक्ट होंगे वापस, जब ये फिर से, मतलब ये जो रे आई है m1 पे, ये रे जब ये इधर से m1 पे आएगी, तो यहां से आने के बाद ये फिर रिफ्लेक्ट होगी, और ये रे जो सेकंड वाली रे है, ये भी रे m2 से वापस m1 पर गिरेगी आकर के, और ये फिर रिफ्लेक्ट होंगे। तो जब ये फिर रिफ्लेक्ट होंगे तो फिर ये 180 डिग्री पलट जाएंगे, अपने अपनी
ओरिजिनल रेस के साथ ये 180 डिग्री पलट चुके होंगे, ओरिजिनल रेस से 180 डिग्री पलट गए। जब ये 180 डिग्री पलट गए तो फिर से जब इनको वापस लेके आओगे, फिर से इनको जब वापस मिलाओगे यहां पर, तो क्योंकि ये 180 डिग्री चेंज कर रहा है तुमको, तो फिर से जो पॉइंट ओ था उसका 180 डिग्री चेंज कर दो, पॉइंट ओ को 180 डिग्री चेंज करो, तो ये आपका फिर से वही पॉइंट ओ डैश आ जाएगा जो माइनस ए कॉमा माइनस बी पर था। तो दिस इज इमेज बाय डबल रिफ्लेक्शन। इमेज बाय डबल रिफ्लेक्शन, जिसमें कि पहला रिफ्लेक्शन फर्स्ट M2 पर एंड देन M1 पर। तो इससे दो इमेज बनेंगी। तो टोटल कितनी इमेजेस बन रही है? देखो टोटल 4 इमेजेस बन रही है। लेकिन हुआ क्या, जब पहले M1 पर और फिर M2 पर गए तो एक इमेज आपकी a कॉमा माइनस बी पर है और एक माइनस ए कॉमा माइनस बी पर है। फिर जब पहले M2 पर गए और फिर M1 पर आए तो एक माइनस ए कॉमा बी पर और एक माइनस ए कॉमा माइनस बी पर है। यानी समरी के फॉर्म में देखा जाए तो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, यहां से देखो सिंगल रिफ्लेक्शन एट M1, सिंगल रिफ्लेक्शन एट M1, तो उसके अंदर आपका आंसर आया था ए कॉमा माइनस बी। सिंगल रिफ्लेक्शन एट M2 आंसर आ रहा है माइनस ए कॉमा बी। डबल रिफ्लेक्शन, उसमें पहले M1 देन M2, M1 देन M2, पिछला वाला केस, तो उसका आंसर आया था माइनस ए कॉमा माइनस बी। और एक और आपने क्या किया है, डबल रिफ्लेक्शन, लेकिन इसमें पहले M2 है और देन M1 है, तो भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, माइनस ए कॉमा बी। तो एक्चुअली होता क्या है कि आखिरी की दो इमेजेस क्वेंसाइड कर जाती हैं, टोटल 4 इमेज बनती हैं लेकिन दो क्वेंसाइड कर जाती हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस फाइनली आप पूछोगे कितनी हुई, तो आप ये कहोगे कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फाइनली 3 बनेगी, दे आर फाइनली 3, but they are 3 because two images are at the same place, and when two images are at the same place we cannot differentiate them and we will find only 3 images. अब आप एक पॉइंट समझिएगा, तीनों इमेजेस कहां पर है इसको अगले पेज पे देखिएगा, कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से देखो हमारी इमेजेस कहां पर है वो देखिएगा। देखो ये एक बार फिर से आपका हो गया, एक तो डायग्राम इसमें बनाने में बहुत टाइम लग रहा है मुझे, एनीवे जिसकी वजह से थोड़ी स्पीड स्लो है, बट चलेगा। ये आपका 0,0 हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था कहाँ पर, ए कॉमा बी पर। तो इसकी इमेजेस कहाँ कहाँ पर आई हैं, एक इमेज इसकी आई है, ध्यान दो, तो यहाँ पर विच इज ए कॉमा माइनस बी। एक इमेज यहाँ कहीं पर आई है जो कि माइनस ए कॉमा बी है, और एक इमेज यहाँ कहीं पर आई है जो कि माइनस ए कॉमा माइनस बी। ये टोटल 4 इमेजेस हैं इसकी, 3 इमेजेस सॉरी। तो ये तो ऑब्जेक्ट है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और बाकी सब उसकी इमेजेस हैं। तो यहाँ पर एक इमेज बन रही, यहाँ पर भी इमेज बन रही, और यहाँ पर भी उसकी एक इमेज बन रही। अब आप मुझे बताओ इन सारी इमेजेस का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर निकालने को दिया जाए, अगर आपसे कहा जाए कि क्या डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट ओ, ये डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट तक का, यहाँ से इमेज 1 तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से इमेज 2 तक का डिस्टेंस कितना है, और यहाँ से इस इमेज तक का डिस्टेंस कितना है, ये सब डिस्टेंसेस कितनी है। तो ये डिस्टेंस निकालोगे तो एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास एक x1 y1 कोऑर्डिनेट है और एक x2 y2 कोऑर्डिनेट है, तो इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला, वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट करते हो।
इस फॉर्मूले को जब लगाओगे तो ये डिस्टेंस आएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिस्टेंस भी उतनी ही आएगी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिस्टेंस भी उतनी ही आएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये डिस्टेंस भी उतनी ही आएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक सेकेंड है ना, युवा सुनो, युवा मैं आपके पॉइंट पर आ रहा हूं कि सर इसका फॉर्मूला होगा 360 अपॉन एक्स माइनस वन, वेयर एक्स इज द एंगल बिटवीन मिरर्स। युवा मेरा पॉइंट देखो क्या है, फॉर्मूला भी तो कहीं से बना होगा। युवा सुनो कि आप, हम लोग कह रहे हैं कि यार ये फॉर्मूला है, ठीक है अच्छी बात है, फॉर्मूला है बिल्कुल है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर्मूला कहीं से डिराइव ही तो हुआ होगा। तो हम हमें क्या, कैसे आप मानोगे कि ये फॉर्मूला जो आपके सामने है वो सही है? हम लोग उस फॉर्मूले के प्रूविंग पे आ रहे हैं कि फॉर्मूला बना कहां से है। ठीक है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पर ही जाना चाह रहे हैं बिकॉज वो जेई को प्रिपेयर करने का तरीका वो है भी नहीं। एनीवे तो ये चारों चारों इमेजेस सेम डिस्टेंस पर हैं। कहां से? उस पॉइंट से जहां पर दोनों मिरर्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट पर। दैट मीन दिस इज द पॉइंट, अ कॉमन पॉइंट ऑफ टू मिरर्स, अ कॉमन पॉइंट ऑफ मिरर्स। तो जो मिरर का कॉमन पॉइंट है उससे ऑब्जेक्ट और बाकी की सारी इमेजेस हमेशा सेम डिस्टेंस पर आएंगी। तो ये कंसेप्ट हो गया कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा एंड ऑल इमेजेस आर इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब हुआ सेम डिस्टेंस। कहां से? फ्रॉम इंटरसेक्शन ऑफ मिरर्स, फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ मिरर्स। ऐसे में आप ये भी एक स्टेटमेंट कह सकते हो, आप एक स्टेटमेंट एक ये दे सकते हो कि अगर मैं इस कॉमन पॉइंट को सेंटर मान लूं, अगर मैं इस कॉमन पॉइंट को सेंटर मान लूं और एक सर्किल बनाऊं, तो वो सर्किल ऑब्जेक्ट से भी पास होगा और इन सारी इमेजेस से भी पास होगा। इफ यू ड्रॉ अ सर्किल, द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, ऑल इमेजेस, दे आर ऑन द सेम सर्किल। ये सब इस सर्किल पे होंगे और इस सर्किल का सेंटर कहां पर है? तो सर्किल का सेंटर ये है ओरिजिन 0,0, और सर्किल का रेडियस कितना है? तो रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्ट एंड ऑल इमेजेस, all the images are at the same distance, sorry, are on the same circle, and the circle is centered at intersection point of mirrors, and radius of that circle should be distance of object from intersection point of mirrors। अब आप बताएं, यहां तक क्लियर है आपको? एग्री है आपको कि सारी इमेजेस कैसे बनेंगी? चार इमेजेस, टोटल चार बनेंगी, बट काउंट तीन होंगी बिकॉज दो इमेजेस कोइंसाइड कर रही हैं। अब आप यस और नो करो कि यहां तक की थ्योरी आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। यहां तक की थ्योरी आपको क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? तो आपकी कंफर्मेशन चाहिए मेरे को, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। ये है 90 डिग्री के मिरर्स में, परपेंडिकुलर मिरर्स में तीन इमेजेस बनने का प्रॉपर लॉजिक कहाँ से बना है। मैंने किसी फॉर्मूले को यूज नहीं किया है, जस्ट रे डायग्राम को फॉलो किया है और थ्री इमेजेस बनी है। एनीवे ठीक है, और उनकी लोकेशंस भी आ गई हैं आपके पास, दे आर लोकेटेड। नाउ मेरा क्वेश्चन है, अगर मेरे पास थ्री मिरर्स होंगे तो क्या होगा? इफ आई हैव थ्री परपेंडिकुलर मिरर्स, what will happen if I have three perpendicular mirrors? कुछ ऐसे थ्री मिरर्स है मेरे पास, मान लो तीन मिरर्स है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, क्या बनना चाहिए बताओ?
यहाँ पर एक मिरर है, मिरर, ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, 3 मिरर्स, मिरर 1, मिरर 2 एंड मिरर 3। कितनी इमेजेस बनेंगी इफ आई हैव अ ऑब्जेक्ट इन अ स्पेस, ऑब्जेक्ट इन स्पेस है, ऑब्जेक्ट इन स्पेस एंड दैट ऑब्जेक्ट हैज अ कोऑर्डिनेट, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट होगा ए बी सी, 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके, 3 कोऑर्डिनेट्स। 3 कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये होगा, सुनिए 3 कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे ये बता रहा हूं मैं आपको। तीन कोऑर्डिनेट्स कहां से आएंगे देखो। हाँ, लविश जेड एक्सिस तो आएगा, बट जेड एक्सिस के अलावा मैं बेटर तरीके से आपको और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। 3 कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे वो समझिएगा। 3 कोऑर्डिनेट्स का रीजन देखो, सपोज करो आप एक इस तरीके का डायग्राम दो, ठीक है, आपको समझाते हैं कैसे बनेगा ये। और ऐसे करके आप कह सकते हो कि ये एक 3 सरफेसेस हो गई, राइट, 3 सरफेसेस है, 3 सरफेसेस। और आप इन 3 सरफेसेस को क्या मान सकते हो, जो बॉटम सरफेस है उसको आप मान लो फ्लोर है, और ये आपकी एक वॉल है। अगर आप एक रूम के अंदर हो, कमरे के अंदर, तो एक रूम के अंदर 2 वॉल्स हो गई हैं और नीचे फ्लोर हो गया। अब आप सिचुएशन को समझ सकते हो कि क्या होने जा रहा है यहाँ पर। और आप उस रूम के अंदर खड़े हो, मान लो आप फ्लोर पे खड़े हो गए, तो आप अगर फ्लोर पे खड़े हो, फ्लोर के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हो, यू आर एट द सेंटर ऑफ फ्लोर, तो जो आपका हेड है, आपका हेड पॉइंट, अगर आप फ्लोर के सेंटर पे हो, तो इस चीज को जरा इमेजिन करना। अगर आप फ्लोर के सेंटर पे हो तो आपका जो हेड पॉइंट है, हेड, उस हेड पॉइंट का सामने वाले वॉल से एक डिस्टेंस होगा, बिकॉज आप दीवार पे नहीं हो, आप फ्लोर के बीचों बीच हो, फ्लोर के सेंटर पे खड़े हो, तो आपकी दोनों वॉल से कुछ डिस्टेंस होगी। तो एक एक वॉल से जो आपका डिस्टेंस बना, ठीक है, वो फिर आपका इधर वाले वॉल से भी डिस्टेंस होगा, और आपका हेड फ्लोर से भी कुछ हाइट पे होगा, फ्लोर से कुछ हाइट पे होगा। तो ये 3 डिस्टेंसेस होंगी एट आपकी हाइट, आपका वॉल 2 से डिस्टेंस, आपका वॉल 1 से डिस्टेंस। तो मान लो वॉल 1 से आपका डिस्टेंस ए है, वॉल 2 से आपका डिस्टेंस बी है, और फ्लोर से आपका डिस्टेंस सी है। इस तरीके से ये 3 कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूं मैं, ए बी सी, आप ऐसा समझो। तो अब आपकी कितनी इमेजेस बनेंगी, अगर ये वॉल एक मिरर है, ये वॉल भी एक मिरर है, और ये वॉल भी एक मिरर है, मतलब फ्लोर, सॉरी, फ्लोर भी मिरर है और दोनों वॉल्स भी मिरर हैं, मतलब आपका कमरा जो है वो मिरर्स का कमरा है, आपका घर जो है वो मिरर से बना हुआ है। तो ऐसे घर में अगर आप रहोगे और फ्लोर पे खड़े हो जाते हो, तो आपको एक साथ अपनी कितनी इमेजेस दिखेंगी वहां पर। ठीक है, इस बात को समझने के लिए देखो क्या था लॉजिक, लॉजिक समझो क्या था। इमेजेस जब बनती हैं, जिस मिरर से आपका इमेज बनता है, जिस मिरर से, मान लो जब M1 से बना, जब आपकी इमेज M1 से बनेगी, तो जो आपका M1 से डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम M1, डिस्टेंस फ्रॉम M1 वो B है, उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो -B हो गया। फिर जब आपका M2 मिरर से इमेज बनी थी, M2 वाले मिरर से, तो M2 से आपका डिस्टेंस था A। तो पहले क्या हुआ देखो, पहले M1 पर रिफ्लेक्ट हुए, तो जो M1 से डिस्टेंस B है वो माइनस हो गया। M1 से रिफ्लेक्ट होने के बाद हम लोग M2 पर गए, तो M2 से मेरा डिस्टेंस A था। तो इस वाले आंसर में A कॉमा -B वाले आंसर में A का भी साइन चेंज होकर के -A और -B हो गया। इस बात को समझो, लॉजिक को समझो पहले। जिस मिरर से आपकी इमेज बन रही है, उस मिरर से जितना भी आपका डिस्टेंस है उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आप सुनो, यही लॉजिक लगाते हैं। ये लॉजिक यहां लगाओ। मैं क्या करता हूं, मैं इस डायग्राम को हटा देता हूं, ये इसकी कोई नीड नहीं मेरे को। वो फ्लोर और वॉल वाला आई थिंक बेटर है समझने के लिए। चलिए,
आप मुझे ये बताओ, सपोज करो इसको मैं मिरर 1 का नाम दे देता हूँ, इसको मिरर 2 का नाम दे देता हूँ और फ्लोर को मिरर 3। तो रिफ्लेक्शन, सुनना, रिफ्लेक्शन बाय m1 क्या बदल जाएगा, कहां पर आएगी इमेज, कहां पर आएगी? रिफ्लेक्शन बाय m1 के बाद इमेज कहां पर आएगी? इमेज एट व्हाट? ठीक है, आपका कोऑर्डिनेट ABC था, तो m1 से क्या डिस्टेंस है? डिस्टेंस फ्रॉम m1 वो a है, तो जो इमेज बनेगी वो -a, b, c हो जाएगी। रिफ्लेक्शन बाय m1 के बाद देन वही रे रिफ्लेक्शन बाय m2 पर गई, रिफ्लेक्शन बाय m2 होगा उसका। अब मैं रे डायग्राम नहीं दिखाऊंगा। तो जो पहले वाले का आंसर था, अब आप m2 से कितने डिस्टेंस पे हो? m2 से आपका डिस्टेंस क्या है देखो, डिस्टेंस फ्रॉम m2 ये है b। तो जब m2 से रिफ्लेक्ट होगा तो इमेज कहां पर हो जाएगी? इमेज एट, जो पिछला आंसर था -a और अब m2 वाला डिस्टेंस -b हो जाएगा। फिर देन रिफ्लेक्शन एट m3 कहां पर हो जाएगा ये इमेज? तो नाउ इमेज विल बी एट -a, -b, -c। अब इसको मैं चाहो तो रे डायग्राम एक दिखा देता हूं आपको, आपके समझने के लिए क्या हुआ है। यहाँ पर एक रे है जो पहले मिरर m1 पर गई, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के मिरर m2 पर आ गई, तो 2 रिफ्लेक्शंस हो जाएंगे, और m2 से रिफ्लेक्ट होकर के m3 पर आ गए, तो तीसरा रिफ्लेक्शन होगा। 3 रिफ्लेक्शंस हो जाएंगे। पहला रिफ्लेक्शन होगा जब वो रे, फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा जब वो m1 पे गई, सेकंड रिफ्लेक्शन होगा जब वो m2 पर आई, और तीसरा रिफ्लेक्शन होगा जब वो m3 पर आई। तो ये पहला रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन। सेकंड रिफ्लेक्शन से ये वाली इमेज आएगी, और तीसरी बार जब रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो ये वाली इमेज आएगी। 3 रिफ्लेक्शन से की इमेज होंगी। बट ये तब है जब रे पहले m1 पर गई है, फिर m2 पर गई है, और फिर m3 पर आई है। ऐसे ही कोई रे ऐसी भी तो होगी ना जो कि पहले m2 पर जाए, फर्स्ट एट m2, देन एट m1 एंड देन m3, ऐसा भी हो सकता है। तो जब पहले m2 पर जाएंगे तो पहले m2 वाला साइन चेंज होगा, a, -b, c हो जाएगा। फिर जब m1 पर जाओगे तो m1 वाले का साइन चेंज हो जाएगा, m1 से डिस्टेंस ये है a, तो अब ये -a, -b, c हो जाएगा। और फिर जब m3 पे जाओगे तो -a, -b, -c हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई रे फर्स्ट m3 पर हो, देन m2 पर हो, देन m1 पे हो, ऐसे भी हो सकता है। अब आप करके देखो इसको, आप इस प्रोसेस को लगा के देखो और मुझे बताओ कितने बनेगी टोटल आंसर। आप अपना लॉजिक लगाओ, करके बताओ जल्दी से। आप सब लोग करके बताओ कितने। मैं इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ, मैं इसको तो कंप्लीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट अगर m3 पर गए तो आंसर आएगा a, b, -c। फिर जब m2 पर जाओगे तो a, -b, c, और फिर जब इस पे मतलब सॉरी a, b, -c, और फिर ये -a, -b, -c। तो टोटल 9 इमेजेस है, 9 इमेजेस हैं यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 9 है। युवा सही है, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस आर 9। लेकिन देखो, तो 3 इमेजेस कोइंसाइड कर गई हैं। कौन सी? ये -a, -b, c, सॉरी ये वाली, सॉरी ये नहीं, ये वाली -a, -b, c, -a, -b, c, -a, ये तीनों कोइंसाइड कर गए। तो 9 में से बाकी के 6 हो गए। एक इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, चौथी इमेज, 5, 6, और बाकी की 7, 8, 9, ये तीनों को एक ही काउंट करोगे, इन्हीं टोटल 7 इमेजेस होंगी। 3 परपेंडिकुलर मिरर्स के अंदर नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो 7 बनेंगी।
2 परपेंडिकुलर मिरर्स में 3 बनेंगी और 3 परपेंडिकुलर मिरर्स में 7 बन जाएंगी। ये जनरल लॉजिक है। नेक्स्ट पेज पे आओ। सॉरी, इसके बाद आप एक फॉर्मूले को करते हो, जनरलाइज फॉर्मूला दे देते हो। तो फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, बट इसकी भी प्रूविंग है, टाइम की बाउंडेशंस हैं, अदरवाइज इसको भी कराते हैं, तो इसको हम क्लास 12th में डिस्कस कर लेंगे। तो फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपके पास 2 मिरर्स हैं किसी जनरल एंगल थीटा पर, 2 मिरर्स के लिए एक फॉर्मूला होता है कि इफ यू हैव थीटा एंड द एंगल बिटवीन देम, 2 मिरर्स में, इन केस ऑफ 2 मिरर्स, थीटा अगर आप कहते हो कि एंगल बिटवीन मिरर्स है, तो हम क्या करते हैं, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा निकालते हैं, इसको फाइंड करते हो, फाइंड 360 बाय थीटा एंड लेट इट बी n। तो अगर n कोई इवन नंबर आएगा, इवन इंटीजर होता है, तो आप ये कहते हो कि नंबर ऑफ इमेजेस n-1, एक कम करोगे। तो 90 डिग्री के एग्जांपल में क्या होगा, 90 डिग्री के एग्जांपल में 360 अपॉन 90 4 आएगा, 4 एक इवन इंटीजर है, तो 4-1 3 इमेजेस बनेंगी। और अगर n कोई ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर, इफ n इज द ऑड इंटीजर, तो नंबर ऑफ इमेजेस n भी हो सकती है और n-1 भी हो सकती है। n तब होता है जब ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिक हो, और n-1 जब सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो, अगर वो इस तरफ से एंगल और